हे डियर, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर कि कैसे आप कम समय में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए डियर आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहला, आपको उसका सिलेबस पता हो और दूसरा आपके पास स्ट्रेटेजीज हो। स्ट्रेटेजीज में भी अगर आप देखो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके सामने, जिसमें से पहला पॉइंट आपका हो जाता है टाइम टेबल बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इन सारी बातों में बढ़ने से पहले हमें उस एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को समझना होगा, राइट। तो पहले हम उसका पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजीज बताता हूँ। पर उससे पहले आप एक चीज और जान लेंगे कि एक्चुअली में हम सिलेबस क्यों पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअली में हमें सिलेबस देखने की क्या नीड है ना, हमें क्यों सिलेबस पता होना चाहिए। इन सारी बातों का भी डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एंड आल्सो स्ट्रेटजीज। ओके, इसमें लिखी नहीं है बट कोई बात नहीं, स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट रहा आपके सामने सबसे पहले जरा इसका अगर आप देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है, वो सबसे पहले आपका जो जनरल नॉलेज पोर्शन होता है उससे 38 क्वेश्चंस आपके आते हैं, राइट। जनरल नॉलेज से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 38। मार्क्स कितना होता है उनका? 76। ओके। ऐसे ही जनरल हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन आते हैं और 74 मार्क्स के आते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 38 क्वेश्चंस होते हैं और 76 मार्क्स के आते हैं। ऐसे ही मेंटल एप्टीट्यूड, राइट, आईक्यू, रीजनिंग और एबिलिटी, ठीक है, मतलब रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी हो गई उससे 37 क्वेश्चन होते हैं आपके 74 यानी 74 नंबर के। टोटल अगर आप देखो तो 150 क्वेश्चन होते हैं एंड 300 मार्क्स के होते हैं, मतलब 150 सवाल होते हैं आपके 300 नंबर के, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रहता है इसका एग्जाम पैटर्न। पर मैं आपको सिलेबस जो दिखाने वाला हूँ बहुत डिटेल्ड सिलेबस दिखाने वाला हूँ, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, कैसे सुनना। सबसे पहले आप ये जानो कि हम सिलेबस क्यों पढ़ते हैं, हमें एक्चुअली में सिलेबस की नीड ही क्या है ना। मतलब अगर हर जितनी बार एग्जाम हो रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर जो एग्जाम करवा रही है संस्था अगर वो हमें सिलेबस दे रही है, दैट मीन कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना। बिल्कुल राइट बात है। सबसे पहले आपको सिलेबस से एक चीज का पता चलता है कि आपकी जो एक ना लिमिट, आपको एक लिमिट पता चलती है कि आपको कितने दायरे के अंदर पढ़ना है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आपको एक लिमिट पता चलती है कि जैसे आपको यहां से यहां तक पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपके सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया है, तो आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पढ़ना है, इसके बीच में, इसके ना तो आगे पढ़ना है और ना ही इसके पीछे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, बस बात खत्म, इतने से मेरा एग्जाम आएगा और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो सिलेबस आपकी एक बाउंडिंग कर देता है, राइट, लिमिट बना देता है। अदरवाइज ऐसे तो आप लिमिटलेस पढ़ते रहोगे ना। तो सिलेबस सबसे पहले क्या काम करता है? आपकी लिमिट डिसाइड कर देता है कि आपको कितना पढ़ना है। दूसरा, सिलेबस जो आप देखते हो उसमें आपको सिर्फ टॉपिक दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग, राइट, कंट्रीज जो हो गई आपकी, मतलब इंडिया हो गया और उसकी नेबर जो कंट्रीज हो गई। अब ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, क्या इसके अंदर कुछ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। ऐसे ही इंडियन लैंग्वेजेस दिया गया है, ठीक है, क्या इसके अंदर कोई नहीं, कुछ टॉपिक नहीं होगा, कुछ मटेरियल नहीं होगा, आप कुछ पढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज आप माइंड में ये रखना कि सिलेबस जो आपको, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली और आपको ये सिलेबस दिया गया, तो ये जो आपको टॉपिक दिए गए, ये टॉपिक आपका सिलेबस नहीं है माय डियर। ये टॉपिक आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिए गए हैं कि आपको कितने दायरे के अंदर पढ़ना है, व्हाट इज योर लिमिट। समझ रहे हो आप? ये सिलेबस के टॉपिक आपको आपकी लिमिट के लिए दिए गए हैं। दूसरा, ये सिलेबस नहीं है, इनके अंदर जो आप पढ़ते हो ना वो सिलेबस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल एंड करेंसीज होती है, राइट। अब इसमें कितनी सारी कंट्रीज आ जाती है, राइट। तो अब आप सोचो कि भाई कैपिटल और करेंसी है तो कैपिटल और करेंसी, बात खत्म। नहीं, ये टॉपिक है, इसके अंदर जो आप पढ़ोगे ना वो सिलेबस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड सिलेबस। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो आई होप कि आज आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है और हम क्यों सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। इसके क्या सब पॉइंट है जरा देख लो। जनरल नॉलेज से आपकी क्या क्या पूछी जा रही है चीजें। तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडियन लैंग्वेजेस, साइंटिफिक डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, कैपिटल सॉरी एंड करेंसी, ठीक है, ये रहा आपका। नेक्स्ट, जनरल हिंदी से अगर देखो तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज, जैसे इंग्लिश में होता है ना वैसे इसमें हिंदी से कर दिया गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जनरल हिंदी आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज, उसी तरह इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं हिंदी में, सेंटेंस करेक्शन होता है, यूज ऑफ वर्ड्स होती है, लेटर राइटिंग होती है, वर्ड नॉलेज होती है, और इसके साथ साइन एंड हो गए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो इंग्लिश में होता है सेम वही हिंदी में कर दिया गया, राइट। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो बस मेरे को पता है, राइट। पर इतना कुछ वो नहीं होता कि आप हिंदी इंग्लिश में इतना भेदभाव कर लो, राइट। जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो भाई, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, जो हिंदी में पढ़ रहे हो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। सो इसमें इतना कुछ प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, जस्ट अ सेकंड। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो जरा, आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन है ना। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, रेशियो है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी सीआईएसआई। उसके बाद आपकी पार्टनरशिप है, डिस्टेंस है और मेंसुरेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक का ये सारा पूरा पोर्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है। अर्थ का पूरा पोर्शन दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक है जरा देख लो आप यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी में आपका लॉजिकल डायग्राम्स है, राइट, कोडिफिकेशन है,
कोडिफिकेशन के बाद आपका लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी है, डायरेक्शन है आपकी, लेटर एंड नंबर कोडिंग है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, सिंबल एंड रिलेशनशिप और परसेप्शन एंड कॉमन सेंस। ये आपके टॉपिक है मेंटल एबिलिटी के। आप बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे रिटन तो हम क्लियर ही कर लेंगे, हम फिजिकल पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, राइट। पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, एक पॉइंट जो आप ध्यान रखना कि पहले आप पूरा फोकस करो रिटन पर, समझ रहे हो। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे तो अपने फिजिकल के लिए, बाकी जितना टाइम है वो अभी रिटन पर दो, क्योंकि आप सिलेबस देख लो पहले, है ना। उसके बाद आप कुछ भी डिसाइड करना। तो आप देख सकते हो सिलेबस थोड़ा नहीं है ना, आप देख रहे हो ना। या जनरल नॉलेज आपकी जनरल हिंदी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, अब मेंटल एप्टीट्यूड चालू हो रहा है, तो आप समझ रहे हो। तो आप पहले पूरा फोकस करो कि हमारा रिटन क्लियर हो भाई। हम उस रेस में तो खड़े हो जहां पर हमें फिजिकल देना है, रिटन क्लियर करके इस रेस में तो आए, फिर देखेंगे ना क्या। मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल जस्ट अ सेकंड, मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखो। लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि आप जिस जॉब में जा रहे हो उसमें ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, राइट। कम्युनल हार्मनी हो गई। मैं आपको हार्मनी का मतलब बता दूं, हार्मनी मतलब होता है बच्चे तालमेल, है ना। कि कहीं कुछ दंगा हो गया, कुछ लड़ाइयां हो गई, तो आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज को, पब्लिक को कैसे समझाओ, कैसे तालमेल बिठाओगे। पुलिस सिस्टम हो गया आपका, रूल ऑफ लॉ हो गया, बेसिक लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो गई, सेंसिटिव टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज, राइट। जो आपकी माइनॉरिटीज होती हैं, जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, अंडर प्रिविलेज्ड पर्संस हैं, उनके खिलाफ आपके कैसा रवैया रहने वाला है, राइट। ये सारी चीजें आप उनको कैसे टैकल करोगे, सारी चीज आपको सिखानी है। उसके बाद इंटेलिजेंस और क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट में आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस है, ऑड वन आउट है। उसके बाद आपका इसमें कोडिंग डिकोडिंग है और सीरीज कंप्लीशन है। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज प्रॉब्लम्स है, वेन डायग्राम है आपके, मैथमेटिकल एबिलिटी है, ब्लड रिलेशन है, टाइम सीक्वेंस है। तो ये आपका इंटेलिजेंस क्वांट का क्वेश्चन हो गया, सॉरी क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का देख लो। रीजनिंग में आपकी एनालॉजीज आ जाएंगी, ओके। एनालॉजीज के बाद आपकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, विजुअल मेमोरी आ जाएगी, स्पेस विजुअलाइजेशन आ जाएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग आ जाएगी, एनालिसिस एंड जजमेंट आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप आ जाएगी। उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आ जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ये आपके इतने सिलेबस हो गए। अब देखो आपका कितने पार्ट में सिलेबस है। जनरल नॉलेज 1, जनरल हिंदी 2, न्यूमेरिकल एबिलिटी 3, मेंटल एबिलिटी 4, मेंटल एप्टीट्यूड 5, उसके बाद इंटेलिजेंस क्वोशंट 6 और 7, है ना। या तो 7 पार्ट में अप्रोक्सीमेटली आपका सिलेबस डिवाइड है, राइट। तो सिलेबस कम नहीं है ना, और आपके पास टाइम बहुत कम है। अब सवाल ये है कि एग्जाम कैसे क्लियर हो, है ना। ये तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बता दिया, आपको ये बता दिया कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिमिट सेट करनी है आपको, है ना। और कोई टॉपिक लिखा उसके अंदर जो पढ़ना है वो सिलेबस है आपका, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपके यहाँ तक क्लियर की। अब बात करते हैं डियर अपनी स्ट्रेटेजीज की, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं जरा। जस्ट अ सेकंड, मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, अदरवाइज आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। तो देखो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, है ना, जस्ट अ सेकंड। सो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की ना, तो स्ट्रेटेजी में आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने होंगे, राइट। पहली चीज, जैसे कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मैथ बहुत ज्यादा पढ़ी, या आपने रीजनिंग बहुत ज्यादा पढ़ी, या आपने हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ी, सपोज मान लो। अब सोचो कि एक बच्चा है जिसने बहुत डीपली मैथ पढ़ी है, बहुत डीपली रीजनिंग पढ़ ली, बहुत डीपली हिंदी पढ़ी, और एक वहीं पर दूसरा बच्चा है जिसने सारे सब्जेक्ट्स को, यानी इक्वल सब्जेक्ट्स को बराबरी से पढ़ा। मतलब भले ही उसने उस चीज में पीएचडी नहीं करने का सोचा, पर इसने इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया और थोड़ा थोड़ा करके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। अब मेरी एक बात बताओ, अगर आपका जो एग्जाम है, यानी आपका जो पेपर है, वो हार्ड आ गया एग्जाम में आपके, ठीक है, तो आपके लिए भी उसी लेवल में आ गया ना वो पेपर, क्योंकि आपने तो सिर्फ मैथ में फोकस किया था, बाकी सब्जेक्ट पे तो आपने किया नहीं, है ना। और जो एवरेज बच्चा है उसके लिए भी उसी लेवल पर आ गया वो एग्जाम, तो आपके मैथ में पीएचडी करने का क्या मतलब हुआ। इससे अच्छा तो आप भी सारे सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज में पढ़ लेते, तो मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि आप क्लियर कर जाते। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट। नाउ यू आर स्माइलिंग, एग्जैक्टली। सो आपको किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, राइट। इक्वल आपको डिवाइड करना है सभी को, राइट। इक्वली डिवाइड करना है और उतना ही टाइम देना है आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया स्ट्रेटेजी को लेकर। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास समय बहुत कम है और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा, प्रैक्टिस आपको कॉपी पेन में करनी है। ये नहीं कि आपने वीडियो लगा लिया और आप वीडियो लगाकर सिर्फ सुन रहे हो कान में ईयरफोन डाल के, हाँ भाई चलो मास्टर करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी माय डियर, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। सो पहला पॉइंट आपको क्या है कि किसी एक चीज पर फोकस नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली वेटेज देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस करना, वो भी कैसे करनी है आपको, वो भी आपको कॉपी पेन में करनी है।
ठीक है, ऐसे नहीं करनी आपको प्रैक्टिस कि आप बस वीडियो चला के बैठ गए और सिर्फ सुन रहे हो चीजें कि हाँ चलो मास्टर तो सॉल्व करवा ही दे रहा है क्वेश्चन के आंसर और आप देख रहे हो। ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होते, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी माय डियर, है ना। और ऐसा नहीं कि थोड़ी मोड़ी करनी होगी, बहुत तगड़ी करनी होगी, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। राइट, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं कि अगर आप ये सोच के बैठ रहे हैं कि भाई अपने को समय मिल जाएगा या कुछ, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है डियर, वो सुनना। पहला आपका हो गया, मैंने आपको क्या बताया कि पहला आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करना है। वेरी गुड, मेरे साथ रिपीट करो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताया। तीसरा पॉइंट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज, आप नए सवाल लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पर पीवाईक्यूज जरूर लगा के जाना, ये बात मेरी याद रख लो। और इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको नए सवाल मिल जाते हैं और पीवाईक्यूज से आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पीवाईक्यूज आपको लगाना होगा, इससे आपको आइडिया होता है कि आपका पेपर किस लेवल में आने वाला है या आ सकता है। दोनों केस हो सकते हैं। तो पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ये आपको डेफिनेटली सॉल्व करके ही जाने हैं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आपको करना ही करना है। अब पॉइंट नंबर 4 कि सर हमारा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपका, है ना, सिलेबस की आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे करेंगे, बिल्कुल सही बात है। पर मैं अगर आपको एक चीज समझाऊं तो जरा समझो, थोड़ा सा माइंड गेम है पर आप समझ जाओगे, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। बेसिक और सिलेबस ना कंप्लीट है आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सपोज जैसे आपने एक सब्जेक्ट लिया रीजनिंग, राइट, रीजनिंग वैसे तो इजी ही होती है, तो आपने रीजनिंग लिया। अब आपने पिछले कुछ टाइम के देखो कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से, राइट। जैसे आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको पता है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का आप बेसिक पढ़ लो, ठीक, और उसके जितने पीवाईक्यूज हैं, मतलब 50 60 100 जो भी है वो लगा लो। एक दिन में आपका ये टॉपिक एंड हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक दिन में इसी तरह रीजनिंग के अलावा हिंदी का एक टॉपिक एंड कर लो, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह मैथ का एक टॉपिक एंड कर लो, ठीक है। ये तो आप स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में एक वीक ऐसा चलाओ। सेकंड वीक से 3 टॉपिक सॉल्व करो, एक दिन में एक सब्जेक्ट के, ठीक है। फिर थर्ड वीक से पूरी मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फोर्थ वीक में प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज करो, राइट। और बाकी फिर बस प्रैक्टिस करते जाओ। बस यही एक तरीका है इतने कम समय में इस एग्जाम को क्लियर करने का, राइट। बाकी मैं आपको कहूँ कि भाई मैं 5 मिनट में तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवा दूं, आओ इस वीडियो को देख लो, तो मैं तुम्हें घोल के पिला देता हूँ कुछ, है ना, ऐसी जड़ी बूटी टाइप की, तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तुम नहीं भी पढ़े हो तो क्या दिक्कत है, तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे। भाई मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास ऐसी कोई भी मंत्र या जड़ी बूटी नहीं, जो हकीकत है वो मैंने बताई। इतनी मेहनत अगर कर सकते हो तो कर लो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। और अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। बाकी किसी उम्मीद में या झूठी किरण में मत बैठे रहना लेके कि नहीं भाई वो सर ने तो ऐसा बोला था कि तुम हमारे यहाँ पढ़ लो तो ये हो जाएगा, तुम हमारे यहाँ पढ़ लो तो वो हो जाएगा, ये वीडियो देख लो तो हो जाएगा, इतना कर लो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। मेरी बात को गांठ मान लो। जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे, आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता है। बात को मेरी गांठ मान लो। बस इतना ही बोलना है मुझे इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजों के लिए टैकल करना है। एंड आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा तो पसंद आया होगा तो चलो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको बुरा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली डिसलाइक इट, ओके। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर इनको रीजन जरूर बता के जाना, है ना, कि सर इसमें मेरे को ये बुरा लगा, या ये कमी थी, आपने ये नहीं बताया, या आप ऐसा बोल गए, या मुझे इस चीज का बुरा लगा, है ना। आप मेरे को गालियां भी दे सकते हो, पर बुरा भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर रीजन बता के बोलना, है ना। एटलीस्ट मेरे को भी तो पता चले ना कि मेरी गलती क्या है, राइट। तो चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कोई फालतू बात नहीं, बस इतना ही था। तो आप खुश रहो, लाइफ में एंजॉय करो और अपनी तैयारी जारी रखो। 2024 आपका है, कांग्रेचुलेशन। चलो, सो थैंक यू सो मच डियर, वीडियो यहाँ तक वॉच करने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल